नॉन स्टूडेंट्स, कल हमने किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, क्या क्या उसमें हमने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि एनर्जी डिपेंडेंट होता है, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें जो एनर्जी होती है वो कहाँ से ड्राइव होती है, डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी या फिर कोई दूसरा जो हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉस्फेट कंपाउंड जो ये ट्रांसपोर्ट एटीपीज है, ये 4 क्लास के होते हैं, एफ टाइप, वी टाइप और एफ टाइप एटीपीएज, और फोर्थ है मल्टी ड्रग ट्रांसपोर्टर। तो इनके देखो आप एग्जांपल, लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रूफ की, कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके डिफरेंट प्रूफ हमारे सामने आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपीएस पंप। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारी मसल मेम्ब्रेन है, जो हमारी मसल्स है, उसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ही होता है। तो हमें पता है कि जब हमारी जो सेल है जो वो रेस्ट में होती है, या फिर जो हम इसे कह सकते हैं अनएक्साइटेड जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे नर्व्स की है या मसल सेल्स की है, तो जब वो रेस्ट में होती है तो उनका जो आउटर साइड होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और अंदर वाली साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, क्योंकि जो अंदर की तरफ जो होते हैं ऑर्गेनिक आयंस ज़्यादा होते हैं। तो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं, और जो इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, तो और ऑर्गेनिक आयंस भी। तो रेस्ट में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमेबल होती है पोटेशियम के देन सोडियम, क्योंकि अंदर जो सोडियम पहले से ही जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पे सोडियम पहले से ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब सेल मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है तो ये डीपोलराइजेशन स्टेट में आ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो रैपिड जो सोडियम आयंस है वो रैपिडली डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द साइटोप्लाज्म, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो ये क्या फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो बाहर की साइड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और अंदर की साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और आफ्टर मैक्सिमम डीपोलराइजेशन जो सेल होती है वो परमेबल हो जाती है पोटेशियम आयंस की, जो कि डिफ्यूज हो जाता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ड्यू टू विच जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है बाहर की तरफ और इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है अंदर की तरफ, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन। तो जो ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है, सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज पंप के द्वारा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और ऑलमोस्ट सभी सेल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या काम करता है, ये एक्टिवली मूव करते हैं सोडियम को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और जो पोटेशियम है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और मेम्ब्रेन जो है वो अगेन पोलराइज स्टेट में आ जाती है। तो इस तरह से जो पंप होता है वो एक कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल सोडियम पोटेशियम एटीपीएज का बनता है, जो कि थ्रू आउट द स्केस ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये जो पंप होता है ये दो सेपरेट ग्लोबुलर प्रोटीन्स का बना होता है, एक बड़ा होता है जिसका मोलिकुलर वेट अराउंड 135,000 होता है, और एक छोटा होता है जिसका मोलिकुलर वेट अराउंड 30,000 होता है। तो जो एटीपीज होता है इनके अंदर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस चलती रहती है। सोडियम और जो एटीपी होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक साइट ऑन द इनर ऑफ द एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, और जो एटीपी बाइंडिंग है ये प्रोसीड होते हैं बाय द सोडियम बाइंडिंग। तो एटीपी क्या काम करता है, एटीपी फॉस्फोराइलेट कर देता है लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ एटीपीएस, जो क्या काम करता है, मेजर कन्फॉर्मेशनल चेंज ला देता है। जो आगे क्या होता है, बाइंडिंग होती है पोटेशियम की ऑन द आउटर साइड, जिससे डीपोलराइजेशन से स्टेट से वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इस ये जो प्रोसेस है इसके लिए अराउंड 1/3 ऑफ सेलुलर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो यूज़ हो जाती है फॉर इन दिस एक्सचेंज। और हर मॉलिक्यूल जो यूज़ होता है उसमें 3 आयंस जो सोडियम आयंस होते हैं वो पंप आउट होते हैं, और सोडियम 3 सोडियम आयंस जो होते हैं पोटेशियम आयंस अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम की कंसनट्रेशन बाहर जाता है इन कंपेरिजन टू पोटेशियम की बाहर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, जो कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन में और मसल कंडक्शन में हेल्प करती है। तो इंपॉर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि सोडियम और पोटेशियम की जो कंसनट्रेशन है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो मेंटेन रहे, और एक यहाँ पर एक नेगेटिव जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो बनता रहे। तो इसके लिए इनका मेन काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करते हैं नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सेल्स को। तो जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप होता है ये हेल्प करते हैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन में, मसल कंडक्शन में, यूरिन फॉर्मेशन में इन नेफ्रॉन्स में, और साल्ट एक्सट्रैक्शन इन मैरीन बर्ड्स, कंट्रोल वाटर लेवल इन सेल्स।
और जैसे अगर हम रीनल बात करें कि नेफ्रॉन में कैसे काम करता है, हमें पता है जो डीसीटी है, डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होता है, वहाँ पे जो सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी ये पंप काम करता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बेसल एंड लिटरल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम आयंस का फ्रॉम हाई जो ट्यूबुलर लैमेले है टू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, और वहाँ से वो पोटेशियम आयंस को इंटेस्टिशन से ट्यूबुलर लैमिने में भेजता है। और ये फेवर कौन करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स से जनरेट होता है। तो ये मोर पंपिंग आउट ऑफ जो अगर पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे सोडियम आयंस, तो उससे एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है एपिथेलियल सेल्स में, जो कि अट्रैक्ट करते हैं सोडियम आयंस को। और इस तरह से मोस्टली जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं बाय डीसीटी बाय दिस मैकेनिज्म। इसी तरह से जो कैल्शियम पंप है, सोडियम पोटेशियम के अलावा एक कैल्शियम पंप भी होता है, जो कि दो टाइप के कैल्शियम पंप्स हमें पता है, दो होते हैं। एक तो होता है जो कि लोकेटेड होता है इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है कैल्शियम आयंस को टू आउटसाइड द सेल्स, ताकि एक वेरी लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर साइटोसोल में बना रहे। जो दूसरा जो कैल्शियम पंप होता है वो लोकेट होता है इन द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं साइटोप्लाज्म से जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स, और वहाँ से वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियम इन ऑल ऑफ द सेल्स। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके अंदर जो ये पंप होता है, ये कंसनट्रेट करते हैं कैल्शियम आयंस को अबाउट 10,000 टाइम्स देन द साइटोसोल। तो दोनों जो कैल्शियम पंप है, दोनों में जो कैरियर प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, एटीपीज एंजाइम होता है, जिसकी दो बाइंडिंग साइट होती है कैल्शियम आयंस के लिए ऑन द साइटोप्लाज्मिक सरफेस, और जो बाइंडिंग साइट है वो एटीपी मॉलिक्यूल के लिए होता है। और अगर रीनल सिक्रेशन की बात करें कि हाइड्रोजन आयंस की जो रीनल सिक्रेशन होती है, इसके अंदर भी जो डिस्टल पार्ट होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का, एंड जो रिमाइंडर ऑफ ट्यूबुलर सिस्टम होता है, उनके अंदर एक हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टिंग एटीपीएस पंप होता है, जिसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्स को, जो कि डार्क सेल्स जो कि मेनली प्रेजेंट होती है टू द आउटर मेडुलरी कोलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या से स्टॉप होते हैं, फर्स्ट जो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कंबाइन करती है वाटर के साथ इनसाइड द सेल टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट होते हैं इनटू HCl बार कार्बोनेट आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में, और बाई कार्बोनेट आयंस फिर वापस अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो सिक्रेट हो जाते हैं इनटू द यूरिन बाय द कैरियर मॉलिक्यूल, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी वो डिराइव होती है ATP से। तो इस तरह से आज हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।